उत्तराखंड भाजपा ने 70 में से 59 विधानसभा सीटों पर टिकटों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 10 सिटिंग विधायकों का टिकट काटते हुए जिताऊ प्रत्याशियों को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा में अब केवल 11 सीटें ऐसी बचती हैं जो या तो विवादित है या पर उन सीटों को लेकर जिताऊ प्रत्याशियों के चयन में थोड़ा विलंब हो रहा है। भाजपा ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि 60 पार का जो नारा दिया गया है उसको हर हाल में पूरा करना होगा। ऐसे में जिताऊ प्रत्याशियों पर ही यहां पर दांव खेला जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भाजपा के ये प्रत्याशी कितने जिताऊ साबित होते हैं। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। यूपी विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो चुके हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के परिवार में बड़ी सेंध लगाई है। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव के बाद अब मुलायम सिंह के साढ़ू प्रमोद गुप्ता ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। लखनऊ में प्रमोद गुप्ता ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की। पार्टी ज्वाइन करने के बाद प्रमोद गुप्ता ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पार्टी पर अखिलेश यादव का कब्जा है, वो उन्होंने नेताजी को कैद करके रखते हैं। प्रमोद गुप्ता ने कहा कि अब समाजवादी पार्टी में गैर समाजवादी लोगों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है और सीनियर नेताओं की अनदेखी हो रही है। तो वहीं बीते दिन मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू ने भी बीजेपी में शामिल होने के बाद अपने ही परिवार पर सवाल उठाए। लेकिन अब चुनाव से पहले नेताओं के बीच अलग अलग पार्टियों में आना जाना लगा हुआ है। हर कोई अपनी चुनावी जमीन तलाश रहा है। लेकिन ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 10 मार्च को मुख्यमंत्री का ताज किसके सर पर सजेगा। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचलें तेज हैं। बताया जा रहा है कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ऐसे में चंद्रशेखर और योगी के बीच आने वाला चुनाव में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। सीएम योगी के गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 जनवरी को किया था कि योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2017 में मुख्यमंत्री बनने से पहले तक लोकसभा सदस्य थे। योगी 1998 में पहली बार गोरखपुर से लोकसभा सांसद चुने गए। वो लगातार 5 बार से गोरखपुर से लोकसभा चुनाव जीते, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने विधानसभा परिषद की राह चुनी। वहीं आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी कुछ लोगों के सामने अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, जिनमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, सुलहदेव, भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश, राष्ट्रीय लोकदल के मुख्य प्रमुख जयंत चौधरी और स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अगर चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी उनके सामने अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में अमृत महोत्सव की शुरुआत हो गई है। यह कार्यक्रम ब्रह्म कुमारियों द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव को समर्पित सालाना पहल का अनावरण किया, जिसमें 30 से अधिक अभियान और 15,000 से अधिक कार्यक्रम शामिल है। प्रधानमंत्री ने ब्रह्म कुमारियों के साथ पहलों को हरी झंडी दिखाई। इनमें माई इंडिया, हेल्दी इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर किसान, महिलाएं भारत के ध्वजवाहक, शांति बस अभियान की शक्ति, अनदेखा भारत साइकिल रैली, यूनाइटेड इंडिया मोटर बाइक अभियान और स्वच्छ भारत अभियान के तहत हरित पहल शामिल है। ब्रह्मा कुमारी एक विश्वव्यापी आध्यात्मिक आंदोलन है जो व्यक्तिगत परिवर्तन और विश्व रिन्यूअल के लिए समर्पित है। हरियाणा में 15 साल से 18 साल के किशोरों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। इस वैक्सीनेशन को लेकर किशोरों में काफी उत्साह है। इसके साथ ही हरियाणा के स्कूलों में भी बच्चों में वैक्सीनेशन को लेकर काफी जागरूकता नजर आ रही है। प्रदेश भर के स्कूलों के बच्चों को अब तक करीब 70% वैक्सीनेशन लगी है। इसके साथ ही अगर आंकड़ों की बात करें तो हरियाणा में स्कूली बच्चों की वैक्सीनेशन का आंकड़ा करीब 4 लाख का है। इनमें सिरसा जिला, भिवानी जिला, हिसार और जींद ये ऐसे जिले हैं जिसमें वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों में और उनके अभिभावकों में काफी उत्साह नजर आया है। लिहाजा इन जिलों में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का आंकड़ा है। इसके साथ ही कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां की स्थिति चिंताजनक मानी जा सकती है। इन जिलों में रेवाड़ी, फरीदाबाद, पंचकुला,
गुरुग्राम और मेवात शामिल है, जहां पर वैक्सीनेशन अभी तक उस स्तर का नहीं हो पाया है जितना अभी तक बाकी प्रदेश के तमाम जिलों में देखने को मिला है। काबिले गौर है, केंद्र सरकार ने पूरे देश में 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन लगाने का फैसला किया। उसके बाद देश भर में ये वैक्सीनेशन जारी है और इसी कड़ी में हरियाणा में भी बच्चों में वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। राज्य में कोरोना को रोक लगाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तो जहां दिन प्रतिदिन कोरोना के केसेस में उछाल देखा जा रहा है, तो वहीं टीकाकरण को भी तेज कर दिया गया है। साथ ही अगर बात करें नियंत्रण करने के लिए, तो पूरे राज्य में टीकाकरण किया जा रहा है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए डिजाइन किए गए कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके जल्द ही नजदीकी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध होंगे। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों और उनके विशेष समिति ने दोनों टीकों को खुले बाजार में बेचने की मंजूरी दे दी है। बुधवार को विशेषज्ञों ने कमेटी की अहम बैठक हुई थी, जिसमें बैठक में शामिल विशेषज्ञों ने कोरोना वैक्सीन परीक्षण के संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा की थी। दोनों टीके तब से खुले बाजार में बेचे जा रहे हैं। विशेषज्ञों की समिति से मंजूरी सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक वैक्सीन कंपनियां दोनों को देश भर में अपनी वितरण प्रणाली तैयार करनी होगी। इसके बाद ये कंपनियां अपने टीके सभी अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स में बेच सकेंगी। सरकार की यह पहल काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। अब देखना ये होगा कि ये कितनी जल्दी स्टोर्स पर उपलब्ध होगी। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश भर में की जाएगी मैपिंग। ये जानकारी आज हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी। उन्होंने आज बताया कि सभी जिलों में मैपिंग की जाएगी कि कहां-कहां कितने अस्पतालों की जरूरत है या कहां-कहां कितने सीएचसी, पीएचसी और अस्पतालों में कितने बेड की जरूरत है, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सके। आपको बता दें कि आज हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पंचकुला के सेक्टर 30 स्थित देवीलाल स्टेडियम में कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए एम्बुलेंस के बेड़े में नई एम्बुलेंस को शामिल किया। करीब 198 ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस नई शामिल की गई हैं, जिसके बाद अब प्रदेश में 635 ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस हो गई हैं, जो कि मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर ले जाने के लिए उपयोग में लाई जाएंगी। देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। बीते 24 घंटे में 8 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 491 लोगों की मौत हो गई है। वहीं केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से कहा गया है कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार तैयार है। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को तमाम मदद पहुंचाई जा रही है। बढ़ते संक्रमण को लेकर अलग अलग राज्यों में नई पाबंदियां लगाई गई हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। बीते 24 घंटे में 8,800 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 12 लोगों की मौत हो गई है। इसी बीच राहत की बात यह है कि 6,000 से ज्यादा मरीज ठीक हैं। हरियाणा सरकार ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अगर अब देखने वाली बात यह रहती है कि सरकार क्या कोरोना के मामलों पर रोक लगा पाती है या ऐसे ही कोरोना कहर अपना जारी रखता है। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले सरकार के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। देश में अब तक ओमिक्रॉन से 9,287 लोग संक्रमित हो चुके हैं। सबसे ज्यादा मामले ओमिक्रॉन के महाराष्ट्र और दिल्ली में से हैं। तो वही बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में अब तक 208 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं। वही बात करें देश में वैक्सीनेशन की, तो देश में आज 160 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जहां प्रदेश सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, 26 तारीख तक जहां बाजार शाम 6 बजे तक बंद रखने के आदेश हैं, वहीं शिक्षक संस्थान भी बंद किए हुए हैं। वहीं शिक्षक संस्थान बंद होने को लेकर आज हरियाणा छात्र यूनियन के बैनर तले सैकड़ों कॉलेज के छात्र सड़कों पर उतरे और प्रदेश सरकार के खिलाफ लामबंद हुए और नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि प्रदेश सरकार अन्य संस्थाओं को खोलकर शिक्षक संस्थान बंद कर रही है और जो छात्र हैं उनसे दुर्व्यवहार कर रही है। वहीं छात्रों का कहना है कि अगर 26 जनवरी तक शिक्षक संस्थान प्रदेश सरकार ने ओपन नहीं किए तो वह पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। कैथल पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने देश और प्रदेश सरकार पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि आज देश के अंदर अव्यवस्था, अपराध और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सरकार खामोशी से तमाशा देख रही है। वहीं प्रदेश में शराब के ठेके बंद और व्यापारिक प्रतिष्ठान को लेकर भी उन्होंने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आज प्रदेश की सरकार शराब से पैसा कमा रही है, जबकि व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद करने की एक साजिश की जा रही है।
बता दें कि रणदीप सुरजेवाला आज कैथल में अपने पिता चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला की दूसरी बरसी के ऊपर अनाथ बच्चों को कपड़े और वृद्धों को कंबल वितरित करने आए थे। इसके पश्चात उन्होंने जमकर प्रदेश और देश की सरकार के ऊपर तंज कसा। एसडीएम जयवीर यादव ने आज बाजारों का दौरा किया। इस दौरान कुछ दुकानदारों पर सोशल डिस्टेंस के नियमों की पालना नहीं की जा रही थी और ग्राहक भी बिना मास्क मिले, जिनका एसडीएम ने चालान काटा। एसडीएम ने शहर के कई अन्य दुकानदारों को नियमों की पालना करते हुए ग्राहक को भीतर प्रवेश देने की हिदायत दी। इसी के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए एसडीएम जयवीर यादव ने कहा कि कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके बावजूद दुकानदार व ग्राहक कोविड नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं। इसी के चलते आज बाजारों का निरीक्षण करते हुए नियमों की पालना नहीं करने वाले दुकानदारों के चालान काटे गए और लोगों को नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया। पूरे हिमाचल प्रदेश की तरह जिला कांगड़ा में भी कोरोना का कहर जो है वो लगातार जारी है। बीते 24 घंटों की बात करें तो जिला कांगड़ा में 497 जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव के केस जो हैं वो जिला कांगड़ा में आए हैं। वहीं 314 जो लोग जो हैं वो रिकवर भी किए हैं, जो एक राहत की खबर है। जिला कांगड़ा में कल की बात करें तो एक आदमी की मौत भी जो है वो जिला कांगड़ा में हुई है। जिला कांगड़ा में इस समय एक्टिव केसेस जो हैं वो 2444 हैं। राहत की खबर जिला कांगड़ा में ये है कि इस बार जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन का रेट जो है वो बहुत कम है। 0.5 से लेकर के 1% के बीच में जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो लगातार रह रहा है, जो एक राहत की खबर जो है वो जिला प्रशासन के लिए है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन जो है वो लगातार कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या पर नजर रखे हुए है। अगर ये संख्या बढ़ती है तो कहीं ना कहीं बंदिशें और जो हैं वो की जा सकती हैं। पात्रता परीक्षा का परिणाम 25 या 26 जनवरी यानी मंगलवार या बुधवार को घोषित होने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। हालांकि हरियाणा दल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने का कहना है कि इसको लेकर के बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। संभावनाएं उन्होंने जो व्यक्त की हैं, उनका कहना है कि 25 या 26 तारीख को ये रिजल्ट घोषित किया जाएगा। 18 या 19 दिसंबर को ये हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। आपको बता दें कि जिस प्रकार से आज काफ़ी जो छात्र थे, काफ़ी जो अभ्यर्थी थे जिनके केस बन गए थे, उन्हें सुनवाई के लिए यहाँ मुख्यालय पर बुलाया गया था। इसी दौरान हरियाणा दल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह का कहना है कि सोमवार तक बायोमेट्रिक भी पूरी हो जाएगी। हालांकि जिस प्रकार से न्यायालय के आदेश हैं कि रिजल्ट घोषित करने से पहले बायोमेट्रिक अटेंडेंस यानी कि बायोमेट्रिक मिलान आवश्यक है, तो उसी मिलान के बाद जो है रिजल्ट घोषित किया जाना है। तो सोमवार तक मिलान होने की संभावनाएं पूरी हो जाएंगी और मंगलवार या बुधवार यानी कि 25 या 26 जनवरी तक यह परीक्षा परिणाम आ सकता है। पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर रतन ज्वेलर्स के यहाँ चोरी की बड़ी वारदात हुई है। रतन ज्वेलर्स के यहाँ दीवार तोड़कर और दुकान के अंदर रखी 1.5 टन वजनी तिजोरी को काटकर करीबन 40 लाख रुपए के गहने चुरा लिए गए। इस चोरी की पूरी वारदात में खास और अहम बात यह है कि साथ लगती निर्माणाधीन दुकान के पास एक छोटी सी दीवार बनाई गई थी। उस दीवार की आड़ लेकर ही चोरों ने चोरी की पूरी वारदात को अंजाम दिया। खुद एसपी ने भी मौके पर विजिट किया है और एसपी ने भी माना है सुरक्षा में उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं चूक रही है। फिलहाल पुलिस कप्तान ने ये कहा है कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा और जितने भी ज्वेलरी चोरी से जुड़े हुए गैंग है, उन गैंग के ऊपर और निर्माणाधीन जो दुकान है, उस दुकान के कामगारों से भी पूछताछ की जा रही है। नगर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने की छापेमारी। टीम को सूचना मिली थी कि एक राइस मिल के अंदर अवैध रूप से कमर्शियल सिलेंडरों को रखा गया है। जिस सूचना पर जब टीम ने छापेमारी की तो वहां 1400 के करीब कमर्शियल सिलेंडर मिले। टीम के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि यहाँ पर सिलेंडरों की अदला बदली की जाती है और जबकि यहाँ पर ना कोई कमर्शियल यहाँ पर एक गोदाम है, और जिसको लेकर जब ये छापेमारी की गई तो यहाँ पर 1000 के करीब खाली सिलेंडर कमर्शियल सिलेंडर मिले और इसी प्रकार से जो है बाकी जो है 300 के से जो ज़्यादा है वो भरे हुए सिलेंडर यहाँ पर मिले। लेकिन यहाँ पर इस गोदाम का कोई भी दस्तावेज यहाँ के मालिक नहीं दिखा पाए। उनके अनुसार उन्होंने कहा कि जहाँ पर ये एजेंसी है और जहाँ इसका गोदाम है वहीं पर सिलेंडरों को भरा जा सकता है या वहीं पर गाड़ियों से उतारा जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर अवैध रूप से सिलेंडरों को रखा गया था, इसका ना ही कोई परमिट था ना ही कोई लाइसेंस था, जिसलिए नियमों के अनुसार इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए स्थानीय पुलिस को भी लिखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से यहाँ सैकड़ों सिलेंडर रखे गए थे, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है और कोई भी सुरक्षा उपकरण इनके पास नहीं था। लेबाद जिले के पिनगवा और पुनाना शहरों में जल्दी ही जाम से लोगों को निजात मिलने जा रही है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई साल पहले मेवात जिले के पिनगवा तथा पुनाना शहरों में यहाँ के नेताओं की डिमांड पर बाईपास बनाने की बात कही थी, जिस पर अब अमल होता दिख रहा है। उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा है कि अगर पिनगवा तथा पुनाना में बाईपास के लिए किसान जमीन लेते हैं तो जल्द से जल्द इन दोनों शहरों में बाईपास का काम शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि ये दोनों शहर ऐसे हैं जहां लगातार प्रतिदिन जाम जैसी स्थिति रहती है और लोगों को समस्या से दो चार होना पड़ता है। इस जाम में कई बार आम आदमी नहीं बल्कि बड़े अधिकारी भी फंस चुके हैं। पुंडरी का हावड़ी रोड है और इस पर कल सुबह उजाला होने से पहले किन्हीं अज्ञात लोगों ने एक युवती की हत्या कर उसका शव पराली में जला दिया गया है, जिससे कल जब खेत मालिक बाबूराम ने देखा तो वह कुत्ते नोचते नजर आए। उन्होंने उनको हटाकर जब देखा तो वह युवती का शव था, जिसकी सूचना उन्होंने गांव में दी और गांव वालों ने यह सूचना पुलिस अधिकारियों को दी। पुलिस अधिकारी जब यहां पहुंचे तो उन्होंने जांच शुरू कर दी है। डीएसपी रविंद्र सागवान ने बताया कि जल्दी ही इसकी जांच कर ली जाएगी, क्योंकि 5 टीमें गठित कर दी गई हैं और अपराधियों तक जल्दी पहुंचा जाएगा ताकि उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। सोनीपत का शुगर मिल लगातार चर्चा में सामने आ रहा है, जहां सोनीपत का शुगर मिल अपनी चीनी की क्वालिटी के लिए लगातार प्रदेश भर में दूसरे स्थान पर बना हुआ है, तो वहीं सीरे के उत्पादन में भी अच्छी क्वालिटी को लेकर 941 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचने का काम कर रहा है। जहां शुगर मिल के एमडी जितेंद्र जोशी ने दावा किया है कि आगे भी उनकी जो चीनी की क्वालिटी है उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी और जिस प्रकार से क्वालिटी में लगातार मेंटेन किए हुए हैं, हालांकि पिछले सालों की तुलना में चीनी की क्वालिटी काफ़ी बेहतर मानी जा रही है और बाजार में भी चीनी और शीरे की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। प्रदेश में नशे का नेटवर्क कितना बड़ा हो चुका है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कुरुक्षेत्र पुलिस आए दिन किसी न किसी नशे के तस्कर को काबू कर रही है। हाल में फिर एंटी नैरोकोटिक्स सेल ने एक बड़े तस्कर को काबू किया है, जिसके कब्जे से करीब 4.5 किलो अफीम बरामद हुई है। हिमाचल प्रदेश के सोलन के रहने वाले अमरजीत को कुरुक्षेत्र पुलिस ने उस समय गिरफ्तार किया जब वह पश्चिम बंगाल से हिमाचल की ओर अपना ट्रक लेकर जा रहा था। फिलहाल कुरुक्षेत्र पुलिस ने 10 दिन के रिमांड पर लेकर अमरजीत के उस नेटवर्क को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत वह नशे का कारोबार कर रहा था। मामला पानीपत के भारत नगर का है, जहां 2 बहनों ने ऐसी साजिश को अंजाम दे डाला। जब उसका पर्दाफाश हुआ तो हर कोई दांतों तले उंगलियां दबा रहा था। मामला बहन के पति के कत्ल का था। एक हत्या हो चुकी थी, जब दूसरी हत्या करने के लिए युवक को उकसाया गया तो उसने सारा ही राज उगल दिया। फिलहाल 5 लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। करनाल के आरकेपुरम में जो है दुकानदारों में जमकर जो है गुस्सा देखने को मिला, क्योंकि एक दुकानदार पर कुछ बदमाश युवकों द्वारा एक बार फिर से हमला बोल दिया गया। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते भी जो है दुकानदार पर कुछ बदमाश युवकों ने हमला बोला था, तब भी दुकानदारों ने जाम लगाया और दोबारा से इसी तरह से एक घटना हो जाती है, जिसके बाद दुकानदार दोबारा से गुस्से में आ जाते हैं और मेन कुंजपुरा रोड पर जो है जाम लगा दिया जाता है। जिसके बाद सूचना मिलते ही इलाका एसएचओ और डीएसपी मौके पर पहुंचते हैं और डीएसपी और एसपी के आश्वासन के बाद कहीं जाकर दुकानदारों ने जो लगाया हुआ जाम था वो खोला। भूतपूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय हमीरपुर में विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोविड प्रोटोकॉल के चलते साक्षात्कार की बजाय डॉक्यूमेंट मूल्यांकन पर करीब 2000 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का खासा पालन किया जा रहा है। निदेशक रिटायर्ड ब्रिगेडियर MS शर्मा ने बताया कि करीब 2000 पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसे आगामी 2 महीनों के भीतर पूरा किया जाएगा। आईसीसी ने साल 2021 की टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया है। इस टेस्ट टीम में भारत के 3 खिलाड़ियों को जगह दी गई है। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा, विकेटकीपर ऋषभ पंत और स्पिनर आर अश्विन को इस टीम में जगह मिली है। वहीं न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को इस टेस्ट टीम की कमान सौंपी गई है। इस टेस्ट टीम में भारत और पाकिस्तान के सबसे ज्यादा 3 खिलाड़ी शामिल हैं और 2021 में टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाली न्यूजीलैंड टीम के कप्तान केन विलियमसन और काइल जेमिसन भी टीम का हिस्सा हैं। आईसीसी की वनडे और T20 टीम में भारत के किसी भी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि भारतीय टीम ने साल 2021 में बहुत ही कम वनडे मैच खेले थे और आईसीसी वर्ल्ड कप के दौरान
भारतीय टीम का खराब प्रदर्शन रहा था। इसी वजह से आईसीसी की वनडे और टी20 टीम में भारत के किसी भी खिलाड़ी को जगह नहीं मिली है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सर्दी का सितम जारी है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर के साथ कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। बात करें पहाड़ी इलाकों की तो हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी बर्फबारी की जकड़ में है। बर्फबारी ने लोगों की जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है, तो कहीं पर्यटक इसका लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं श्रीनगर में बर्फबारी कहर बरपा रहा है। यहाँ न्यूनतम तापमान 1 डिग्री के आसपास है। वहीं द्रास में तापमान -9 डिग्री तक चला गया है। पहाड़ों पर चारों तरफ बर्फ की चादरें हैं। ठंड की मार झेल रहे लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 3 दिनों तक दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में राहत के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। अगले 3 दिनों तक दिल्ली समेत आसपास के 6 राज्यों में कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है और साथ ही शीतलहर के साथ कोहरे की भी आशंका है। उन्नाव जिला में आज चिलचिलाती धूप खिली हुई है और मौसम सुहावना हुआ है। ऐसे में ऊंची पहाड़ियों पर अब ग्लेशियर का खतरा बना रहता है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने आज लोगों को ऊंचाई वाले इलाकों में जाने से सख्त मनाही की है, क्योंकि चिलचिलाती धूप में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ पिघलना शुरू होता है, जिसमें ग्लेशियर इत्यादि गिरने का खतरा बना रहता है। जिला प्रशासन ने आगामी 23 जनवरी 2022 तक पर्यटकों व स्थानीय लोगों को ऊंचाई वाले ग्रामीण क्षेत्रों व ऊंचाई वाले इलाकों में जाने से सख्त मनाही की है, क्योंकि अत्यधिक ऊंचाई वाले ग्रामीण क्षेत्रों के नदी नालों में ग्लेशियर गिरने का खतरा बना रहता है। बता दें कि हाल ही में हुई बर्फबारी से जिला किन्नौर में अब तक दुश्वारियां खत्म नहीं हुई है। हालांकि जिला प्रशासन ने बिजली व सड़क को सुचारू रूप से ठीक किया है, लेकिन अभी भी पीने के पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। जिला किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपिओ में पीने के जल स्रोत लगभग खुल चुके हैं, लेकिन ऊंचाई वाले ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी पीने के पानी की समस्या लगातार बनी हुई है, जिसे प्रशासन लगातार ठीक करने में लगा हुआ है।